सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV और आज इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं फॉरेन कंपनी के कुछ क्वेश्चंस। तो इधर बेटर है कि हम प्रोविजंस को रिवाइज करें, इससे बेटर है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू समझें कि क्वेश्चन में कौन कौन से प्रोविजंस अट्रैक्ट हो रहे हैं ताकि उस प्रोविजंस पे हमारी ग्रिप अच्छी बन जाए। तो देखा जाए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो जो कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई थी। अब इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है और प्लेस ऑफ बिजनेस उधर बात करें, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो इंडिया में है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेटेड होती है आउटसाइड इंडिया और प्लेस ऑफ बिजनेस होता है इंडिया में, तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, बाय फिजिकल मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो फॉरेन कंपनी होती है। तो क्या प्लेस ऑफ बिजनेस में जो है शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस आता है? तो हाँ, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो अगर देखा जाए तो प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंक्लूड करता है शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। हैंस कंडीशन क्या कंप्लाई करनी पड़ती है कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस या तो खुद से हो या एजेंट से हो, फिजिकल मोड हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, जो है वो बिजनेस एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस एक्टिविटी भी होना चाहिए, तब जाके वो प्लेस फॉरेन कंपनी मानी जाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इररिस्पेक्टिव, देखो फॉरेन कंपनी की ये कंडीशंस है। अब फॉरेन कंपनी को कौन इनकॉर्पोरेट कर रहा है, फॉरेन कंपनी के कौन शेयर होल्डर है, ये मैटर नहीं करता। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो मान लिया जाएगा फॉरेन कंपनी है। अब क्वेश्चन में हो गया कि कंपनी के अंदर जो सारे शेयर होल्डर है फॉरेन शेयर होल्डर है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रही है फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी है, तो ये सब देखकर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी के लिए पर्टिकुलर कंडीशन है, वही कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन सिटीज़न है, अगर उसने इनकॉर्पोरेटेड करी है कंपनी जो सिंगापुर में है, तो जो इंडियन सिटीज़न है अगर उसने इनकॉर्पोरेट करी है कंपनी सिंगापुर में है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। प्लेस ऑफ बिजनेस कैरिंग ऑन बिजनेस देयर, तो बिजनेस भी उधर ही कर रहा है, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस उधर ही है। अब उधर ही है प्लेस ऑफ बिजनेस, तो सिंपल सी बात है फॉरेन कंपनी नहीं है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। फिर दूसरा क्वेश्चन, इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड कर रही है कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन यूके, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट किधर हुई है? यूके में, मतलब आउटसाइड इंडिया, बिजनेस भी उधर ही हो रहा है। तो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, बिजनेस भी उधर हो रहा है, पर ये फॉरेन कंपनी तो नहीं है, तो फॉरेन कंपनी नहीं है। पर व्हाट वुड बी द आंसर इन केस यूके कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया? तो अगर यूके कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बाय कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो ये इररिलेवेंट है, ये फिर भी फॉरेन कंपनी नहीं है, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस की तो बात ही नहीं करी है। इधर प्लेस ऑफ बिजनेस की बात ही नहीं करी है, मतलब सिंपल सी बात है, समझना पड़ेगा कि जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ये उधर ही है, बिजनेस उधर ही हो रहा है। ये इममटेरियल है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कौन कर रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर कौन है। तो दोनों केस में फॉरेन कंपनी नहीं है। तो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हो रही है, बिजनेस यूके में करना है, तो फॉरेन कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। और ये इममटेरियल है कि हु इनकॉर्पोरेट कंपनी, किसने इनकॉर्पोरेट करा है, ये भी इममटेरियल है। अब इधर भी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंडिया में है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस और शेयर ट्रांसफर ऑफिस, तो ये फॉरेन कंपनी है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, पर शेयर होल्डर है वो सारे इंडियन सिटीजन है। अब प्लेस ऑफ बिजनेस की तो इसने बात ही नहीं करी है, और ये जो चीज़ बोल के रखी है शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है, ये रिलेवेंट है। प्लेस ऑफ बिजनेस की बात नहीं करके रखी है, हम मान लेते प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं है। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, अब सिंपल सी बात है, इधर तो बोल ही दिया कि कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो फॉरेन कंपनी कंडीशन तो पूरी नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये कंपनी भी फॉरेन कंपनी नहीं है। क्वेश्चन 4 आता है कि जो कंपनी है थाईलैंड में रजिस्टर्ड है, इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, पर ये ऑनलाइन बिजनेस करता है और टेली मार्केटिंग का बिजनेस करता है इंडिया में। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो पर प्लेस ऑफ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंडिया में है और बिजनेस एक्टिविटी तो इंडिया में कर रहा है। सिंस अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंडिया में है और बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, तो ये जो है ये फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा। अब बात यह है कि हमने पढ़ा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस जो है आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, तो प्लेस ऑफ बिजनेस जो है आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, और फिजिकल मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो प्लेस ऑफ बिजनेस या तो खुद से
या तो एजेंट के साथ, प्लेस ऑफ बिजनेस आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, और आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट इन एनी मोड, फिजिकल मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब है टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशन, टेली मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। तो एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, तो ये सब ये सब जो है ये इस मोड में आते हैं। किस मोड में आते हैं? ये सब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो बोला ये गया है कि सिंस ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में आते हैं, तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड में टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेटिंग ये सब भी कवर है। तो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि वो टेली मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। और सिंस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, तो ये फॉरेन कंपनी है। फिर कंपनी, इधर बोल के रखा है कि कंपनी के पास कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। जैसे इधर बोल के रखा था कि कंपनी का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो इसमें ज़रूरी है बोल के रखा है प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, मतलब कि कोई फिजिकल लेवल पर फिजिकली जो है प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इस्टेब्लिश्ड। तो ये फिजिकली की बात कर रहा है। अगर इधर देखें तो इधर भी बात करिए प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड, तो फिजिकल लेवल पे कुछ इस्टेब्लिश नहीं है। और ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, टेली मार्केटिंग कर रहा है, तो ऑनलाइन बिजनेस में अपन मान लेंगे कि प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश नहीं है फिजिकल लेवल पे, बट प्लेस ऑफ बिजनेस वो है इलेक्ट्रॉनिक मोड पे है, वो इंडिया में, वो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहा है। हैंस वो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहा है, हैंस जो है हमें मानना पड़ेगा बिजनेस एक्टिविटी प्लेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहा है, मतलब ये फॉरेन कंपनी है। अब इधर भी बोल के रखा है कि इधर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर ये जो बोल के रखा है कि इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, पर ये इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई है, पर इसने एजेंट को एम्प्लॉय करे हैं। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड ही नहीं है। तो ना प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड देख रखा है, मतलब फिजिकल लेवल पे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और एजेंट को एम्प्लॉय करके रखा है। तो सिंपल सी बात है, इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है, पर हमें जो ICAI बोलता है उसको याद रखना पड़ेगा। ये बोला गया है कि सिंस प्लेस ऑफ बिजनेस ही इंडिया में नहीं है, तो एजेंट अपॉइंट करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई है, पर एम्प्लॉय कर रही है एजेंट इन इंडिया, पर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो ये फॉरेन कंपनी है। ये फॉरेन कंपनी नहीं है, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। फिर कंपनी जो है वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई थी, और शेयर होल्डर सारे इंडियन सिटीजन हैं, तो हमको क्या लेना देना, शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है, तो प्लेस ऑफ दिस बिजनेस से मैटर करता है। अब इधर इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी है, अदरवाइज नहीं है। अब आती है बात, एक रेडस्टोन लिमिटेड है जो रजिस्टर्ड है सिंगापुर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट करता है और एग्जीक्यूट करता है बिजनेस डिसीजन। तो सिंपल सी बात है, हमको ये समझना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग या बिजनेस एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस डिसीजन अगर इंडिया में है, तो अपन ये नहीं बोलेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में हो रही है। तो इस तरीके से जो है ये कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं है। तो चेक कर लेते हैं फॉरेन कंपनी है कि नहीं है। तो बोला गया है कि रेडस्टोन कंपनी इज़ नॉट अ फॉरेन कंपनी, एज बोर्ड मीटिंग इन इंडिया in itself cannot establish that the company is conducting any business activity in India। तो बोर्ड मीटिंग अगर इंडिया में हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी जो है बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रही है। फिर बात आती है कि ब्लू स्टार एक पब्लिक कंपनी है, बोल के रख दिया पब्लिक कंपनी है, जो पर वो थाईलैंड में रजिस्टर्ड है, उसने ऑथराइज़ करा है वाई को। तो इधर क्या बोल के रखा है कि उसने वाई को ऑथराइज़ करके रखा है कि तुम कस्टमर फाइंड करो, उनके साथ ट्रांजैक्शन करो। तो इधर ये जो है प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है एजेंट के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि नो प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड या नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इधर प्लेस ऑफ बिजनेस एजेंसी के थ्रू इस्टेब्लिश है, तो ये फॉरेन कंपनी है। अब XCX जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है जो दुबई में रजिस्टर्ड है, उसका मेन सर्वर दुबई में है, पर वो ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ऑफ क्लाइंट इन इंडिया। तो इधर हमको समझना पड़ेगा कि जो ये कंपनी है ये दुबई में रजिस्टर्ड है, इसका मेन सर्वर जो है, इसका जो पर्टिकुलर मेन सर्वर है, ये मेन सर्वर है दुबई में,
तो सर्वर से हमको लेना देना नहीं है कि किधर भी सर्वर सिचुएटेड है, हमको तो ये लेना देना है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है कि नहीं है। तो देखा जाए तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में इसलिए है क्योंकि इसके क्लाइंट सारे इंडिया के हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग की बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है और क्लाइंट इंडिया के क्लाइंट के ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को मेंटेन करता है। तो मेंटेन ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, तो बिजनेस एक्टिविटी वो अगर इंडिया में कर रहा है तो ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है मेंटेन कर रहा है। तो ये जो है ये जो है पर्टिकुलर इसको फॉरेन कंपनी में मान लिया जाएगा क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी वो इंडिया में कर रहा है। तो बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आप B2B के कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, B2C के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डेटा इंटरचेंज कर रहे हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज एक्सेप्ट कर रहे हो इन इंडिया और सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फिनेंशियल सेटलमेंट कर रहे हो, टेली मार्केटिंग कर रहे हो, वेब बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हो, टेली मार्केटिंग कर रहे हो, टेली कम्युनिकेशन कर रहे हो, डेटा कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब कंडक्टेड बाय किसी भी तरीके से आप ईमेल के थ्रू, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये मटेरियल है कि आपका मेन सर्वर किधर स्टैब्लिश्ड है। तो अगर इधर बात करें तो XCX कंपनी है जो दुबई में रजिस्टर्ड हुई थी, वो मेंटेन करा है अगर ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ऑफ क्लाइंट बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से वो ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट जो इंडिया में है उसका ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से जो है ये फॉरेन कंपनी में आ जाएगा क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि ट्रांस एशिया लिमिटेड जो पब्लिक कंपनी जैसा रजिस्टर्ड थी वो गैलीलियो की सब्सिडियरी है। तो ट्रांस एशिया सिंपल सी बात है क्या बोल के रखा है कि पब्लिक कंपनी जैसे रजिस्टर्ड है। अब पब्लिक कंपनी जैसे रजिस्टर्ड है तो फॉरेन कंपनी हो ही नहीं सकती क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, पर वो फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी है तो वो अपने आप को एज अ फॉरेन कंपनी डिस्क्राइब कर रही है, तो अपने आप को डिस्क्राइब कर रही है एज अ फॉरेन कंपनी। तो सबसे पहले ये गलत है क्योंकि आप इररिस्पेक्टिव किसने इनकॉर्पोरेट करा है, किसकी सब्सिडियरी हो, आपने फॉरेन कंपनी की कंडीशन ही पूरी नहीं करी है तो आप फॉरेन कंपनी तो नहीं हो। पर अगर आप अपने आप को डिस्क्राइब करे हो टू बी अ फॉरेन कंपनी तो एक्शन आपको अंडर सेक्शन 210 लिए जाएंगे और 210 लिए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा आपके तहत और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी एक्शन है वो कंसिक्वेंट टू इन्वेस्टिगेशन वो आपके ऊपर लिए जाएंगे। फिर बात आती है कि कंपनी जो है जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको फर्निश करने पड़ते हैं, तो उसको पर्टिकुलर 8 डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ते हैं। वो जो फर्निश करने पड़ते हैं विदिन 30 डेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस करने पड़ते हैं। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया, प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश होने के जो है 30 दिन के अंदर जो है उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश होने के 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट डिलीवर करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली को। जो डॉक्यूमेंट उसको डिलीवर करने पड़ते हैं तो उसमें पहला डॉक्यूमेंट है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेमोरेंडम है, चार्टर है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी। अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेन लैंग्वेज में है तो उसका सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। और जो सर्टिफिकेशन है ये जो है ट्रांसलेशन, ये सबसे पहले ट्रांसलेशन इंडिया में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार में सबमिट होगी। पर जो कंपनी के इंस्ट्रूमेंट अगर फॉरेन लैंग्वेज में है तो वो ट्रांसलेट होंगे। अब ट्रांसलेट इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, अब ट्रांसलेट हो गए तो उसके बाद उसका सर्टिफिकेशन होगा। अगर ट्रांसलेट आउटसाइड इंडिया है तो सर्टिफिकेशन करेंगे वो ऑफिशियल जिनके पास इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कस्टडी थी, या नोटरी पब्लिक जो है वो सिग्नेचर और सील करेंगे। पर अगर इंडिया में ट्रांसलेशन है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, अगर वो इंडिया में ट्रांसलेशन है तो उसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा एडवोकेट, अटॉर्नी या प्लीडर से जो कैपेबल ऑफ अपीयरिंग इन हाई कोर्ट है, और या एनी कॉम्पिटेंट पर्सन जो रजिस्ट्रार के ओपिनियन में लगता है कि जिसके पास नॉलेज है, जो कॉम्पिटेंट है, जिसका नॉलेज है बोथ दी लैंग्वेज का, तो वो सर्टिफाई कर सकता है। मतलब आप ट्रांसलेट किधर भी करवा सकते हो, इंडिया में भी करवा सकते हो या बाहर भी करवा सकते हो। फिर वो सर्टिफाइड कॉपी हमने सबमिट करी। सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करने के बाद नंबर ऑफ़ डायरेक्टर, फुल एड्रेस जो है पर्टिकुलर प्रिंस रजिस्टर्ड ऑफिस का, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर हमने बता दिए। फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंट को रिसीव करेगा।
फिर बात करी थी कि फुल एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अर्लियर कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग डेट इन अर्लियर ओकेजन्स। तो अर्लियर ओकेजन्स में कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग डेट। फिर हमने बात करी थी कि एक डिक्लेरेशन कि कोई भी डायरेक्टर या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिबार्ड नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज या मैनेजमेंट इन इंडिया और अब्रॉड। और कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको लगे वो सबमिट की जाएगी। और जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो इधर एक बोल के रखा है कि जो फॉरेन कंपनी है उसने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश करा है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली को सबमिट करने पड़ेंगे। फिर हमने एक पढ़ा है, हमने एक पर्टिकुलर प्रोविज़न कि जो फॉरेन कंपनी है, सारे फॉरेन कंपनी पे चैप्टर 22 एप्लीकेबल नहीं होता है। चैप्टर 22 के अंदर सेक्शन जो है सेक्शन 379 से 393 तक के सेक्शन है, वो हर फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते। मतलब फॉरेन कंपनी के सेक्शन सारे फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते। वो फॉरेन कंपनी जिसके शेयर जो है 50% और मोर हेल्ड करे है इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, तो फॉरेन कंपनी के जो प्रोविजंस है, जो सेक्शंस है, सेक्शन 379 से लेकर सेक्शन 393 तक जो चैप्टर 22 में देखे रखे हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर देखा जाए जो पर्टिकुलर जो जोएल था वो लंदन में इनकॉर्पोरेटेड था और उसका लंदन में इनकॉर्पोरेट है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और होल्ड कर रहा है पेड अप कैपिटल में इंडियन सिटीजन 25%। तो इंडियन सिटीजन 25% होल्ड कर रहे हैं, इंडियन कंपनी 30% होल्ड कर रही है। तो इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनी जो है 25% और 30% होल्ड कर रही है, मतलब 50% या उससे ज़्यादा जो है इंडियन कंपनी से और इंडियन सिटीजन होल्ड कर रहे हैं। तो फॉरेन कंपनी के प्रोविज़न लग जाएंगे। तो फॉरेन कंपनी के अगर प्रोविज़न लग जाएंगे तो चैप्टर 22 इधर अप्लीकेबल हो जाएगा, चैप्टर 22 इधर अप्लीकेबल हो जाएगा। और फिर बात आती है क्विंघाई हुआडिंग इंडस्ट्रियल कंपनी। तो इसमें हमने बात करी थी कि क्विंघाई हुआडिंग इंडस्ट्रियल कंपनी है जो कंपनी जो चाइना में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस बॉम्बे में है। तो अब क्या है कि प्लेस ऑफ बिजनेस बॉम्बे में है, तो उस केस में जो है उसको 30 दिन के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रार को सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको सबमिट करनी पड़ेगी। अब ये जो कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है मैंडेरियन चाइनीज़ में बनी हुई थी, तो इसका ट्रांसलेशन इंडिया में हो सकता है या बाहर हो सकता है। अब जो भी है उसको सर्टिफाइड करवाना पड़ता है। तो अगर ट्रांसलेशन जो है बाहर हुआ है तो सर्टिफाइड कौन कर, सिग्नेचर एंड सील कौन करेगा, सिग्नेचर एंड सील कौन करेगा। अगर देखा जाए तो अगर ट्रांसलेशन हुआ है बाहर, ट्रांसलेशन अगर मेड हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो सिग्नेचर और सील कौन करेगा, सिग्नेचर और सील वो करेंगे, वो ऑफिशियल करेंगे जिसकी ऑफिशियल वो ऑफिशियल करेंगे। तो वो ऑफिशियल करेंगे तो कौन करेगा, ट्रांसलेशन अगर आउटसाइड इंडिया है, अगर ट्रांसलेशन आउटसाइड इंडिया है तो सिग्नेचर एंड सील कौन करेगा, सिग्नेचर एंड सील कौन करेगा। तो बोल के रखा है सिग्नेचर और सील करेंगे वो ऑफिशियल जिसकी कस्टडी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, या तो सेकेंड नोटरी पब्लिक ऑफ द कंट्री, वो सिग्नेचर एंड सील करेंगे। पर अगर ट्रांसलेशन जो हुआ है वो ट्रांसलेशन अगर हुआ है, अगर वो जो ट्रांसलेशन हुआ है ये ट्रांसलेशन जो है इंडिया में हुआ है, तो सर्टिफाई कौन करेगा, एडवोकेट, अटॉर्नी या प्लीडर। तो अगर ट्रांसलेशन जो है पर्टिकुलर इंडिया में हुआ है तो जो सर्टिफिकेशन है वो एडवोकेट, अटॉर्नी, प्लीडर जो अपीयर टू बिफोर द हाई कोर्ट है वो सर्टिफाई कर सकेंगे, या जो एन एफिडेविट लग जाएगा ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन, या तो कॉम्पिटेंट पर्सन का एफिडेविट लगवा दो जो रजिस्ट्रार के ओपिनियन में लग रहा है, जिसका एडिक्वेट नॉलेज है ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ओरिजिनल एंड इंग्लिश। अब क्वेश्चन 12 की क्या बात करता है कि जो ट्रांसस्टार लिमिटेड है, जो कंपनी है जो थाईलैंड में इनकॉर्पोरेट हुई थी, प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू एजेंट बेंगलोर में, मतलब ये फॉरेन कंपनी है। तो एजेंट ट्रांसलेट कर रहा है फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे। तो फॉरेन कंपनी है क्या ट्रांसस्टार लिमिटेड, तो ये फॉरेन कंपनी तो है। बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश होने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको FC1 में रजिस्ट्रार को जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वो 8 डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर सबमिट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन खत्म होता है। फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर हम फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स कुछ
प्रोविज़न में देके रखे हैं वो कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में देके रखे हैं। तो हम समझते हैं कि क्या बोल के रखा है। स्टेट ब्रीफली द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। हमने रजिस्ट्रार को पहले तो डॉक्यूमेंट फाइलिंग कर दी, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं। तो with the registrar of company to state briefly the requirement relating to filing of financial statement with the registrar of company by the foreign company in respect of foreign company को इंडियन कंपनी के बिजनेस के रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्निश करने पड़ते हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर सेक्शन 381 देखें तो हर कैलेंडर ईयर में फॉरेन कंपनी को हर कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट, P&L, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में हैविंग सच पर्टिकुलर एज में भी प्रिस्क्राइब और कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है रजिस्ट्रार को डिलीवर करनी पड़ती कॉपी, ठीक है। तो ये 381 बोलता है और हर कैलेंडर ईयर में करना पड़ता है। अब रूल 4 भी कुछ बोलता है। रूल 4 ये बोलता है कि जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी को शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। तो इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3। तो फॉरेन कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फॉरेन कंपनी को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 3। और शेड्यूल 3 के हिसाब से जो है फॉरेन कंपनी को जो है इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं और एज नियर देयर टू एज में भी पॉसिबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स देयर टू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 9। और कुछ डॉक्यूमेंट उसको एनेक्स करने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ, और कुछ डॉक्यूमेंट्स और है जैसे कि copies of related consolidated financial statement of parent foreign company as submitted by it to the prescribed authority in the country of its incorporation under the provisions of the law for the time being in force in that country। तो documents relating to copies of latest consolidated financial statement of the parent foreign company as submitted by it to the prescribed authority in the country of incorporation। तो क्या बोल के रखा है, इसको वापस से रिपीट करता हूँ मैं कि जो एज पर सेक्शन 381 है, हर फॉरेन कंपनी को जो है कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट, P&L जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में जिसके अंदर पर्टिकुलर्स हैं और जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, वो कॉपी जो है उसको डिलीवर करनी पड़ती है रजिस्ट्रार को न्यू दिल्ली के। और रूल 4 ये बोलता है कि फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी के बिजनेस के रिस्पेक्ट में शेड्यूल 3 के रिस्पेक्ट में जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और साथ ही डॉक्यूमेंट जो है रिलेटिंग टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉर पेरेंट फॉरेन कंपनी, द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी, कि अगर कोई पेरेंट फॉरेन कंपनी है उसके लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसने सबमिट करे थे और इन टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जो उसने फॉरेन कंपनी जहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री के अथॉरिटी को जो उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करे थे उसको इंक्लूड करना पड़ता है। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने पड़ेंगे, उसमें इसको इंक्लूड करने पड़ेंगे कोई डॉक्यूमेंट। और साथ में जो पेरेंट फॉरेन कंपनी है, जो पेरेंट फॉरेन कंपनी को जो उसने पेरेंट फॉरेन कंपनी ने जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्निश करे हैं अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इन विच फॉरेन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, वो सारे और लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फर्निश करने पड़ेंगे और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट में बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और ट्रांसफर ऑफ फंड। तो तीन स्टेटमेंट फर्निश करने पड़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और ट्रांसफर ऑफ फंड, ये 3 चीज़ें भी सबमिट करनी पड़ती है। और ये जो फाइलिंग करनी पड़ती है
ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सिर्फ एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रार को डिलीवर करने पड़ते हैं 6 महीने में फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने में आपको ये डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 मंथ में फर्निश करने पड़ते हैं, जिसको 3 मंथ का एक्सटेंशन से फर्निश कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने पे 6 मंथ में आपको फर्निश करना पड़ता है, जिसको 3 महीने में और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे रूल 4 में कुछ पर्टिकुलर बोल के रखा है और सेक्शन 381 में कुछ बोल के रखा है। फिर सर्विसेज ऑन द फॉरेन कंपनी, तो जो एक्स इनकॉर्पोरेटेड एक्स INC इज अ कंपनी जो UK में रजिस्टर्ड है, कैरिंग ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी इन चेन्नई, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेन्नई में, मतलब ये फॉरेन कंपनी है। उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और मेक अरेंजमेंट टू फाइल रिटर्न, और रिटर्न फाइलिंग के कुछ ऐसे अरेंजमेंट उसने करके नहीं रखे हैं। द रजिस्ट्रार हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इंटेंट टू सर्व शो कॉज नोटिस, तो उसने उसको शो कॉज नोटिस सर्व करा फॉरेन कंपनी को। तो रजिस्ट्रार ने सर्व करा शो कॉज नोटिस एज द स्टैंडिंग काउंसिल जो है। वैलिड शो कॉज नोटिस क्या होगा? तो भैया वैलिड शो कॉज नोटिस तभी होगा अगर उसने पर्सन को डिलीवर कराए। तो एज पर सेक्शन 383 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ नोटिस और डॉक्यूमेंट को वैलिडली या सफिशेंटली सर्व तब माना जाएगा, या पर्टिकुलर नोटिस को या डॉक्यूमेंट को सफिशेंट सर्व तब मान लिया जाएगा जब जो है इट इज़ एड्रेस्ड टू एनी पर्सन। वो कब माना जाएगा सफिशेंटली सर्व? इफ़ इट एड्रेस टू एनी पर्सन हुज नेम और एड्रेस हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जिसका नाम डिलीवर होता है, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जिसका नाम डिलीवर होता है। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जिसका नाम डिलीवर होता है, जब प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश करने के 30 दिन के अंदर जो है हम फर्निश करते हैं डॉक्यूमेंट, उसमें पर्सन का नाम भेजते हैं। तो अगर उसको हमने डिलीवर कर दिया तो सफिशेंटली सर्व मान लिया जाता है, या डिलीवर करा हो या लेफ्ट एट द एड्रेस, सो डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। तो जो लेफ्ट एट द एंड इट इज़ लेफ्ट, तो वो डिलीवर कर दिया हो, सॉरी, जो पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, जिस पर्सन का नाम रजिस्ट्रार को डिलीवर करके रखा था, तो पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस करते हुए उसके एड्रेस पे लेफ़्ट कर दो, बाय पोस्ट या हैंड डिलीवरी, बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन के अगर एड्रेस पे आपने लेफ़्ट कर दिया है, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे अगर आपने डिलीवर कर दिया है, तो एक तरीके से जो है मान लिया जाता है कि आपने सफिशिएंटली सर्व्ड मान लिया जाएगा। फिर बात आती है कि अंडर सेक्शन 387 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो ज़्यादा पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस। तो हमने ये पढ़ा है कि प्रॉस्पेक्टस जब आप इशू करते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अगर आउटसाइड इंडिया है तो आपको प्रॉस्पेक्टस तो इशू करना पड़ता है। अगर आपको अगर शेयर जो है वो पर्टिकुलर, अगर आपको शेयर जो है वो शेयर्स के थ्रू अगर पैसा रेस करना है तो पर्टिकुलर्स जो है प्रॉस्पेक्टस के, आपको पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस में कुछ पर्टिकुलर्स स्पेसिफिक होने चाहिए। तो पर्टिकुलर्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, कौन से जो पर्टिकुलर्स है जो प्रॉस्पेक्टस में इनकॉर्पोरेट होंगे, तो सेक्शन 387 ये बोलता है कि जो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है, ये फॉलोइंग पर्टिकुलर्स जो है इनकॉर्पोरेट होंगे। तो प्रॉस्पेक्टस में कुछ ये पर्टिकुलर्स होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स। तो क्या क्या पर्टिकुलर्स होना चाहिए? सबसे पहले द इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो डिफाइन करे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो भैया हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, किस इनैक्टमेंट के अंदर जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है? द इंस्ट्रूमेंट और इनैक्टमेंट जिसके अंदर कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी का इंडिया में एड्रेस जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और जो पर्टिकुलर इनैक्टमेंट है या कॉपीज़ है वो रखी हुई है और जो रेडी फॉर इंस्पेक्शन है, और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन उसका इंग्लिश लैंग्वेज में करा हुआ है और जिसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो प्लेस जहाँ पे वो रखी हुई है। फिर किस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसकी कंट्री के बारे में बताओ। तो और किस डेट को, द डेट ऑन विच एंड द कंट्री, वो भी बताओ आप।
किस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है। फिर वेदर कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड इफ सो द एड्रेस ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। वेदर द कंपनी हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अगर कंपनी का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है तो प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। तो कंपनी का अगर प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में है तो उसका प्रिंसिपल ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो कंपनी अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो कंपनी का स्टैब्लिश है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में तो उसका प्रिंसिपल ऑफिस, तो अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो उसका पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफिस की बात करके रही है। तो ये जो ये जो 5 चीज़ें हैं कि इंस्ट्रूमेंट किस इनैक्टमेंट के अंदर जो है ये रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, और किस प्लेस पर जो है एड्रेस इन इंडिया, इंडिया का पर्टिकुलर वो एड्रेस बताओ जहाँ पर ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कैप्ट रखे पड़े हैं जो ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। और फिर हमको जिस कंट्री में अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, किस कंट्री के है वो कंपनी, और एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस। तो प्रिंसिपल ऑफिस की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस बताओ। अब जो 3 चीज़ थी, इंस्ट्रूमेंट, इनैक्टमेंट और जो है एड्रेस जो है जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट कैप्ट रखे जाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट, इनैक्टमेंट और कौन सा एड्रेस जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट कैप्ट रखे जाते हैं और जो ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। तो ये सब चीज़ें जो है शैल नॉट अप्लाई अगर प्रॉस्पेक्टस जो है वो इशू कर रहा हूँ मोर देन 2 ईयर आफ्टर द डेट एट विच कंपनी इज इंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। तो जो कंपनी है, जो बिज़नेस कमेंस हुई है, बिज़नेस कमेंस करने के 2 ईयर्स आफ्टर, बिज़नेस कमेंस करने के 2 साल बाद जो है वो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। तो 2 साल बाद अगर प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, प्रॉस्पेक्टस मस्ट स्टेट मैटर्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 26। ठीक है। फिर ब्लूबेरी है कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, 50% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 20% इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हेल्ड करती है, मतलब फॉरेन कंपनी है जिस पे फॉरेन कंपनी के प्रोविजन लग जाएंगे। अब इसने प्रॉस्पेक्टस इशू करा, इनवाइट करा सब्सक्रिप्शन, पर इसने ना कंट्री स्टेट नहीं करी, जबकि वो कंट्री स्टेट करनी पड़ती है कि किस कंट्री में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो ये कंट्री जो है हमको स्टेट करनी पड़ती है, तो इस क्वेश्चन में वो कंट्री स्टेट ही नहीं करी है। तो अब क्या करें? ठीक है, तो वो कंपनी स्टेट ही नहीं करा है, वो कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में कंट्री को स्टेट ही नहीं करा है। तो उस केस में क्या करें अगर कंट्री स्टेट नहीं करा है? तो ऐसी सिचुएशन में फॉरेन कंपनी में जो है प्रॉस्पेक्टस जो फॉरेन कंपनी इशू कर रही है, प्रॉस्पेक्टस जो है वो फॉरेन कंपनी इशू कर रही है, तो फॉरेन कंपनी पर्टिकुलर जो है प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है। अब फॉरेन कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है तो उसके अंदर पर्टिकुलर्स होने चाहिए और उसमें पर्टिकुलर कंट्री का नाम भी होना चाहिए। अगर कंट्री का नाम नहीं है तो ये वैलिड नहीं है प्रॉस्पेक्टस। फिर चैंग लिमिटेड है जो कंपनी है सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है, प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस उसका इंडिया में नहीं है। अब द ऑफिसर इन चार्ज, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन इंडिया सीक योर ओपिनियन। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन इंडिया सीक योर ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोविजन रिगार्डिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो हमने क्या पढ़ा अभी, प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। तो जो उधर की बात करी थी, ठीक है ना, कि प्रॉस्पेक्टस के अंदर डेटिंग होनी चाहिए, साइनिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें थी। और जो साइन होना चाहिए वो चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स की साइन होनी चाहिए। अब इधर ये पूछ रहा है कि उसके अंदर प्रॉस्पेक्टस में पर्टिकुलर्स होने चाहिए। अब प्रॉस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो चैंग लिमिटेड जो है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर है, जो कंपनी सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है और कंपनी का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो कंपनी सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन इंडिया सीक योर ओपिनियन, उसको आपसे ओपिनियन चाहिए रिगार्डिंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस।
और यही बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको प्रॉस्पेक्टस के साथ इंक्लोज करने पड़ते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लोज करने पड़ते हैं, तो एक तो हमने पढ़ा था कि प्रॉस्पेक्टस के अंदर पार्टिकुलर्स क्या होते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग, तो इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम बताएं कि किस इनेक्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। फिर अपन ये बात करते हैं कि एड्रेस इन इंडिया, जहाँ पे ये जो है जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। फिर किस कंट्री में इनकॉर्पोरेट है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, और प्लेस ऑफ बिजनेस, जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसका प्लेस ऑफ उसका एड्रेस। तो और कंपनी के जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया में अगर है तो एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस, तो उस प्लेस ऑफ बिजनेस में प्रिंसिपल ऑफिस कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। ये प्रॉस्पेक्टस के अंदर के पर्टिकुलर्स है। ये बोलना चाह रहा है कि प्रॉस्पेक्टस के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। तो सेक्शन 389 बोल रहा है कंपनीज एक्ट का कि जब इशू, सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉस्पेक्टस, और जो इन्वाइट कर रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, whether the company has or has not established or formed will not establish a place of business in India। तो क्या बोला है, नो कंपनी शैल इशू, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया, कोई भी कंपनी जो है इशू, सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती इंडिया में कोई सा भी प्रॉस्पेक्टस जो इन्वाइट करे सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, whether the company has or has not established or when formed will or will not establish a place of business in India। तो irrespective of place of business, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस किधर भी हो, इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, अगर उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, अगर उसको पैसे रेज करने हैं सिक्योरिटी से, तो उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा या सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पर इसके अंदर प्रॉस्पेक्टस के अंदर पर्टिकुलर मटेरियल पर्टिकुलर्स होने चाहिए और साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए। तो क्या क्या अटैच होना चाहिए, सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस की कॉपी, तो जो पर्टिकुलर कॉपी है देयर ऑफ सर्टिफाइड बाय द चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन के थ्रू सर्टिफाई करवाना, और 2 अदर डायरेक्टर, तो चेयरपर्सन या 2 अदर डायरेक्टर, तो चेयरपर्सन या 2 अदर डायरेक्टर जो है, तो चेयरपर्सन या 2 अदर डायरेक्टर, तो चेयरपर्सन या 2 अदर डायरेक्टर के थ्रू जो है सर्टिफाई कराना है कॉपी। तो जो प्रॉस्पेक्टस की कॉपी, तो कॉपी सर्टिफाइड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंड 2 अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो C+2D, तो चेयरपर्सन एंड 2 अदर डायरेक्टर जो है उस कॉपी को सर्टिफाई करेंगे। और एज बीइंग अप्रूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी हैज़ बीन डिलीवर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर, ठीक है, और ये डिलीवर होगा सबसे पहले रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार उस प्रॉस्पेक्टस को रजिस्टर करेगा। प्रॉस्पेक्टस फिर जब रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेगा, तो प्रॉस्पेक्टस जब इशू करते हैं तो इशू करते समय प्रॉस्पेक्टस के फेस पे होना चाहिए कि जो कॉपी है वो कॉपी हमने रजिस्ट्रार को डिलीवर करके रखी, एंड देयर इज इंडोर्स ऑन और अटैच टू कॉपी एनी कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, एंड साथ में क्या, देयर इज इंडोर्स्ड ऑन or attached to the copy any consent to the issue of prospectus required by section 388 and such document as may be prescribed। और क्या क्या चीज़ें अटैच होनी चाहिए, तो रूल 11 में बोलता है कि फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच होना चाहिए। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या अटैच होना चाहिए कि एनी कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन एज एन एक्सपर्ट, तो एनी कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन एज एन एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट की कंसेंट अगर हमको कभी लगी, प्रॉस्पेक्टस इशू करते टाइम एक्सपर्ट की कंसेंट लगती है, तो एक्सपर्ट की कंसेंट, तो सबसे पहले एक्सपर्ट की कंसेंट, फिर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काय का कॉन्ट्रैक्ट भैया, सबसे पहले कंसेंट, फिर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में काय की कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये बोल रहे हैं कि कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट MD का अपॉइंटमेंट अगर हम कर रहे हैं, मैनेजर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो राइटिंग में होना चाहिए। तो अगर आपने MD का अपॉइंट करा है, अपॉइंटमेंट ऑफ MD या मैनेजर का आप अपॉइंट कर रहे हो, तो उसका राइटिंग में कॉपी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होनी चाहिए। पर अगर कॉपी में नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, तो कॉन्ट्रैक्ट अटैच करो, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है
तो वो मेमोरेंडम में इसके बारे में फुल पर्टिकुलर्स होने चाहिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है तो मेमोरेंडम गिविंग फुल पर्टिकुलर। और कुछ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है, अब इधर तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है, एक्सपर्ट कंसेंट और मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर नहीं करे हैं बट एंटर विद इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर, देन ए कॉपी ऑफ अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को, जो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के नहीं है, तो वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, क्या बोला है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझना पड़ेगा हमको समझना पड़ेगा जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है, और जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी होते हैं और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं भी होते हैं। तो हमको वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, जो एंटर हुए हैं प्रीसीडिंग 2 ईयर, जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हुए हैं वो। फिर कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, तो जो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट है वो, कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, तो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, इफ प्रॉस्पेक्टस इज साइन थ्रू ड्यूली ऑथराइज एजेंट ऑफ डायरेक्टर। तो क्या बोल के रखा है, ये 5 चीज़ें और जाती है। तो जो प्रॉस्पेक्टस में पर्टिकुलर्स तो जाते ही जाते हैं, और ये पर्टिकुलर्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी जाते हैं। सबसे पहले क्या बोल के रखा है कि एनी कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, एक्सपर्ट का कंसेंट ही जाता है। और फिर जो है कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं जो पिछले 2 साल हुए हैं, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट ही जाता है। एंड अब कि इससे हमने अंडर राइटिंग करवा रहे हैं, प्लस जो है कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इफ प्रॉस्पेक्टस इज साइन थ्रू ड्यूली ऑथराइज एजेंट ऑफ द डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर ने उस पर्टिकुलर कॉपी को साइन नहीं करा, क्योंकि बोला जाता है ना कि डायरेक्टर साइन करता है, पर अगर डायरेक्टर ने साइन नहीं करा तो किसी एजेंट ने साइन करा होगा, तो एजेंट ने साइन करा होगा, तो जो है कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर डायरेक्टर की जगह किसी ऑथराइज एजेंट ने साइन करा हो तो ये सब चीज़ें भी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होती है। अब देखो, जब हम प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं तो प्रॉस्पेक्टस इशू के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच करना पड़ता है, पर जब अंडर राइटिंग के केस में जो है, तो सिक्योरिटी जब एप्लीकेशन फॉर्म इशू करते हैं तो उसके साथ हमको प्रॉस्पेक्टस अटैच करना पड़ता है, पर अंडर राइटिंग के केस में अगर हमने प्रॉस्पेक्टस नहीं भी अटैच करा तो चलेगा। और इस केस में अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रॉस्पेक्टस में जो है, प्रॉस्पेक्टस में पर्टिकुलर कंटेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर कंटेंट होने के बाद जो है 389 में जो है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। तो सेक्शन 389 जो है उसके अंदर में फॉलोइंग आपको जो है उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, और उसमें पर्टिकुलर जो है एनेक्चर वो भी इंक्लोज होते हैं। तो इस तरीके से जो प्रॉस्पेक्टस है वो प्रॉस्पेक्टस को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में अच्छा खासा कंटेंट देकर रखा है कि क्या मटेरियल पर्टिकुलर्स होने चाहिए, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि क्या मटेरियल पर्टिकुलर्स होने चाहिए, उसके बाद जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होने चाहिए। तो प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या मटेरियल डॉक्यूमेंट्स मटेरियल पर्टिकुलर्स होने चाहिए, और क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट साथ में अटैच होने चाहिए, ठीक है। फिर एक आखिरी क्वेश्चन है जो ये है कि फॉर कंपनी जिसने डिलीवर नहीं करे हैं डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, पेनल्टी लगेगी। तो हाँ, पेनल्टी लगेगी, फॉरेन कंपनी को जो है पेनल्टी लगेगी। इस चैप्टर के अंदर कोई सा भी कॉन्ट्रावेंशन करा है, पूरे चैप्टर की एक ही पेनल्टी, फॉरेन कंपनी को फाइन लगेगा 1 लाख से 3 लाख, और एडिशनल फाइन लगेगा 50,000 पर डे अगर कॉन्ट्रावेंशन आपने करा है कंटिन्यू। और फॉरेन कंपनी के ऑफिसर्स को जो है 25,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी लगेगी, और इम्प्रिजनमेंट रहेगा एक्सटेंड टू 6 महीने, और इम्प्रिजनमेंट रहेगा एक्सटेंड टू 6 मंथ। तो इस तरीके से जो है हमने पढ़ा है फॉरेन कंपनी का चैप्टर। फॉरेन कंपनी के चैप्टर में कुछ चीज़ें अच्छी थी, जैसे ये प्रॉस्पेक्टस के रिस्पेक्ट में कुछ आपको कंप्लायंस करने पड़ते हैं प्रॉस्पेक्टस के रिस्पेक्ट में, वो एक अच्छी चीज़ थी। और आईडीआर इशू कर सकते हैं, 50% के पेड अप कैपिटल की बात करी थी, वो एक अच्छा था। बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में होना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड नहीं है,
पर ऑनलाइन बिजनेस है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से इस्टेब्लिश्ड है। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और एजेंट है तो मान लिया जाता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड और प्लेस ऑफ बिजनेस ऐसा था। और जो है हमको फिनेंशियल स्टेटमेंट फर्निश करने पड़ते हैं, तो वो था एक कैलेंडर ईयर में हमको फर्निश करने पड़ते हैं, और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो भी फर्निश करने पड़ते हैं। तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेरेंट कंपनी जो फाइल करती है अपने कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, तो वो फाइल करना पड़ता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफ़र ऑफ फंड और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये भी आपको जो है सबमिट करने पड़ते हैं फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 6 महीने में। तो डॉक्यूमेंट की टाइम लिमिट थी। फिर हम बात करें तो हमने जो है रेगुलेटेड रिक्वायरमेंट तो नहीं, उसमें फिर और क्या समझने की बात थी कि हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट्स है वो मैंडेरियन चाइनीज़ वाली बात है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो आपको फर्निश करते टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन जो है आपको फर्निश करना पड़ता है। तो जो भैया कॉपी पर्टिकुलर जो है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है कि अदर देन इंग्लिश में है। तो अदर देन इंग्लिश में है तो उसको ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में ट्रांसलेट हुआ है कि आउटसाइड इंडिया ट्रांसलेट हुआ है, उस हिसाब से ट्रांसलेशन होगा। फिर हमने बात करी थी कि रजिस्ट्रार वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। और फिर हमने जो डॉक्यूमेंट जो हमको फर्निश करने पड़ते हैं जब हम प्लेस ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेट होने के, प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश होने के 30 दिन के अंदर अंदर FC1 में रजिस्ट्रार को, तो उसमें 8 डॉक्यूमेंट थे। तो उसमें पर्टिकुलर जो थे वो 8 डॉक्यूमेंट थे। तो इसमें 8 डॉक्यूमेंट थे। तो फिर ये हो गया था। फिर उसके बाद हमने जो है इन्वेस्टिगेशन पढ़ा कि अगर फॉरेन कंपनी नहीं हो, फॉरेन कंपनी जैसे दिखा रहे थे, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। और फिर हमने बात करी थी कि भैया सर्वर किधर भी हो मैटर नहीं करता है, ऑनलाइन एक्टिविटी या इलेक्ट्रॉनिक मोड बिजनेस एक्टिविटी मैटर करती है। और इस तरीके से जो है हमने सारे प्रोविजंस ओवर करे थे। और इस तरीके से जो है हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से हमारे जो फॉरेन कंपनी के सारे प्रोविजंस हैं वो प्रोविजन सारे हमारे ओवर होते हैं। तो होप सो आपको समझ आया होगा। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट उसमें एडिशन करना है, कुछ फ्लुएंसी बढ़ानी है, वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज करना है, या कुछ भी हो आप एक बार बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, इस पे वर्क किया जाएगा। थैंक यू।